राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। अपन आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज अपन पढ़ेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, यानी परमाणु, एटम क्या होता है और अणु, मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है भाई, तो एटम क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, उसकी अपन बात करें तो देखो एटम क्या है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है बताओ? एटम। एटम की एक खास बात और, एटम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। देखो भाई, पहली बात तो यह कि तत्व का सबसे छोटा कण क्या होगा? परमाणु होगा। जैसे मान लीजिए आप सोडियम एलिमेंट की बात करें तो ये सोडियम एलिमेंट है, ये इसमें छोटे छोटे कण हैं। अब ये जो कण है एक, ये होगा सोडियम का एटम। तो जो एलिमेंट है ना उसका सबसे छोटा कण क्या होगा बताओ? एटम होगा। ठीक है, बाद में हालांकि एटम को भी और छोटे पार्टिकल में अपन ने बांटेंगे, वो बाद में बात करेंगे अपन। अणु क्या होगा? पदार्थ का छोटा कण। ठीक है भाई, और एक खास बात और, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो देखिए भाई, एक तो एटम हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, और एक हो गया मॉलिक्यूल्स या अणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण। तो तत्व का सबसे छोटा कण एटम होगा और पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। अब अपन मान लीजिए अगर इस मॉलिक्यूल्स की बात करें, अणु की बात करें तो अणु के प्रकार दो है यहां। एक तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा होता है भाई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। होमो का मीन्स होगा कि सारे के सारे उसमें एटम सेम होंगे। जैसे मान लीजिए N2 है, O2 है, O3 है। इस N2 की बात करें तो N+N, दोनों एटम सेम है। O+O, दोनों एटम सेम है। O+O+O, तीनों एटम सेम है। तो सारे एटम अगर सेम हो तो ऐसा मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा बताओ? होमो एटॉमिक कहलाएगा। और अगर मान लीजिए सेम नहीं हो, जैसे मान लीजिए H2O, NH3, PH3। H2O की बात करें तो ये H+H+O, तीन एटम है, दो हाइड्रोजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम है। अमोनिया की बात करें N+H+H। ठीक है, PH3 की बात करें P+H+H। ये NH3 और ये PH3। तो अगर सारे एटम सेम हो ना भाई, तो आप उसे बोलोगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे एटम सेम हो, और ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे एटम सेम नहीं हो। तो
तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स आपके पास 2 टाइप के होते हैं भाई। इसके बाद देखिए आप यहां तीन टर्म्स की बात करूंगा मैं, उन 3 टर्म्स को आप ध्यान से समझें, ठीक है। पहली टर्म ले रहा हूं मैं एटॉमिक मास, दूसरी टर्म लूंगा मॉलिक्यूलर मास, और तीसरी टर्म ले रहा हूं भाई मैं मोलर मास। अब एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये तीनों टर्म्स होती क्या है? तो सबसे पहले मैं एटॉमिक मास की बात करूं, ये क्या है? ये आपके पास है भाई मास ऑफ 1 एटम। जो एटॉमिक मास होता है, परमाणुवीय द्रव्यमान होता है, ये परमाणुवीय द्रव्यमान एक एटम का मास होता है भाई। और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो एक मॉलिक्यूल, एक अणु का मास मॉलिक्यूलर मास किसका? ये एक अणु का द्रव्यमान होता है भाई, और ये एक एटम का मीन्स परमाणु, एक परमाणु का द्रव्यमान है। क्लियर बात है भाई? तो एटॉमिक मास तो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है और मॉलिक्यूलर मास एक अणु का द्रव्यमान होता है। अब ये जो मोलर मास है, ये क्या है? मोलर मास है भाई मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। ये लो भाई, 1 मोल पार्टिकल, और 1 मोल पार्टिकल का मीन्स मैं से कहूं कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास। तीनों चीजों को क्लियर करें वापस। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणुवीय द्रव्यमान तो एक परमाणु का होता है भाई। आणविक द्रव्यमान एक अणु का होता है, और मोलर द्रव्यमान 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास होता है। अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपके पास एटम भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है पार्टिकल। ठीक है, तो अपन इस मोलर मास को थोड़ा सा मैं आगे ले लूं, देखें। यहां किसको ले रहा हूं मैं? मोलर मास को ले रहा हूं। तो ये मोलर मास क्या हो गया भाई? 6.023 गुणा 10⁻23 पार्टिकल का मास है। अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भाई साहब एटम भी हो सकता है और ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है पार्टिकल, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, अगर एटम हुआ तो इसे आप कहेंगे, एक नई टर्म का मिलेंगे आप, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और अगर मान लीजिए ग्राम एटॉमिक मास, और अगर वो मॉलिक्यूल हुआ तो आप उसको जब ग्राम में लिख देंगे तब वो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, तो आप इसे लिखेंगे क्या? ग्राम मोलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट में आप GAM लिखेंगे। ठीक है, और
ग्राम मोलिकुलर मास को आप शॉर्ट में GMM लिखेंगे। तो ध्यान रखना ये GAM और ये GMM दोनों ही मोलर मास है, ठीक है। मतलब मोलर मास को ग्राम में लिख दो रहे, मोलर मास का मीन्स मोलर द्रव्यमान को आप अगर ग्राम में लिख देते हैं तो आप उसे ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, और अगर इसी मोलर मास को आप किस में लिख देंगे, ग्राम में लिख देंगे, तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एटम का तो होता है GAM और मॉलिक्यूल्स का होता है GMM, ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास सोडियम का एक एटम है, और इस सोडियम का एटम का मैंने लिखा कितना 23 ग्राम। या फिर मेरे पास मान लीजिए ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, और इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मैंने लिखा 32 ग्राम, ठीक है। तो ये 23 ग्राम क्या है बताऊं सोडियम एटम का, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। यानी जो एटॉमिक मास था उसको मैंने ग्राम में लिख दिया, तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना भाई, ये भी किसका है 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास है। तो ये जो 23 ग्राम है, ये ग्राम एटॉमिक मास है, वो किसका बताएं 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास है। ये 23 ग्राम क्या है बताएं, ये इसका है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये है कितना 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास है, ठीक है। तो मास को अगर आपने ग्राम में लिख दिया ना, मोलर मास को या मोलर द्रव्यमान को आपने ग्राम में लिख दिया, तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो या तो वो GAM हो जाएगा, GMM हो जाएगा भाई, ठीक है। ये आपके पास हो गया मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब इस मोलर द्रव्यमान में अगर मान लीजिए सपोज मैं आपसे कहूं कि ये सोडियम है, नाइट्रोजन ले लो चलो, ये सोडियम है, इस सोडियम का कभी तो आप 14 क्यों लिख देते हैं, कभी आप इसको 14 ग्राम लिख देते हैं। इसका मीन्स क्या है, तो ध्यान रखना, अगर आपने 14U लिखा है तो ये इसका एटॉमिक मास है, ध्यान रखना। या फिर मैं कहूं एक एटम ऑफ सोडियम का मास है, क्या है मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। तो सोडियम के एक एटम का मास है ये 14U, यू फिर U का मीन्स होता है यूनिफाइड मास। तो अगर मैंने U लिखा है तो इसका मतलब समझ लेना वो एटॉमिक मास है, और अगर मैंने 14 ग्राम लिखा है तो ये 14 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है। क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। और इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स भी वही है 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास है। ये लो भाई, तो यू लिखा तो ये एक एटम का है, ग्राम लिख दिया तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 का होता है, ध्यान रखना। तो इस U को और G को एक ना समझें आप। एक एग्जांपल सपोज मैं और लेता हूं, आप यहां ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें। सपोज मैंने नाइट्रोजन ले लिया N2, ठीक है। अब इस N2 का मैं कई बार तो क्या होगा, ऐसे लिख दूंगा आपको कि 28U, और कई बार मैं लिख दूंगा 28 ग्राम। अब ध्यान दें, ये जो N2 पार्टिकल है, ये N2 क्या एक मॉलिक्यूल्स है,
तो यहां ये 28U तो है इसका क्या, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी एक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है भाई, एक अणु का मास है, एक अणु N2 का द्रव्यमान है ये तो, एक अणु N2 का द्रव्यमान। और ये इधर आपने जो 28 ग्राम लिखा है, ये 28 ग्राम क्या है बताएं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, और ग्राम आगे इसका मीन्स ये है मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 N2 अणु का द्रव्यमान है भाई। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई आपके पास। तो N2 का एक तो मैंने 28 ग्राम लिखा, एक 28U लिखा, एक 28 ग्राम लिखा। तो अगर U लिखा है तो समझ लेना वो एक अणु का है, एक मॉलिक्यूल्स का है। और अगर मैंने 28 ग्राम लिख दिया तो समझ लेना वो 6.023 मतलब 1 मोल का है। तो या तो एक मॉलिक्यूल्स का होगा या एक मोल का होगा। एक मोल है, ग्राम लगा रखा मैंने, एक मॉलिक्यूल्स होता यूनिफाइड मास, U लगा रखा मैंने। ठीक है, तो तीन जो चीजें आपके पास टर्म थी, एक तो ग्राम, एक आपके पास टर्म हो गई क्या, एटॉमिक मास, दूसरी किसी को ग्राम में लिख दूं, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और चौथी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो क्या होता भाई, एक एटम का, ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का, ये क्या है बताएं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का, और ये क्या है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का। ये टर्म्स अपने पास चार आई हैं। एटॉमिक मास है, परमाणुवीय द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान का मीन्स एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक मास वास्तव में होता क्या है, और एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसकी बात करें तो मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं। देखो, पहले हाइड्रोजन को मानक माना जाता था, लेकिन आजकल C12 को मानक माना जाता है। यानी जो कंपैरिजन की जाती है वो पहले कंपैरिजन की जाती थी हाइड्रोजन से, आजकल कंपैरिजन की जाती है C12 से। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि नाइट्रोजन का 14 है, परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12वें भाग से 14 गुना भारी है। ये मतलब है भाई। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। और अगर मान लो यहां मैं पहले की बात करता, हाइड्रोजन लेता, तो क्या कहता, पहले की बात करें तो नाइट्रोजन का एक एटम
हाइड्रोजन के एक एटम से 14 गुना भारी है। ठीक है भाई, तो किसी भी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितना गुना भारी है, या कार्बन 12 के एक एटम के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, ये उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। यहां पर इस परमाणु द्रव्यमान के निकालने का जो तरीका है, वो परमाणु द्रव्यमान को निकालने का तरीका ये होगा भाई, परमाणुीय द्रव्यमान बराबर होगा क्या, एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 1/12 गुणा C12 के एक एटम का द्रव्यमान। अगर मान लीजिए आप यहां आणविक द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो क्या होता भाई, एक परमाणु की जगह एक अणु का द्रव्यमान आ जाता और वो डिवाइड हो जाता है 1/12 गुणा C12 के एक एटम का मास से, इससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आणविक द्रव्यमान और परमाणु, ध्यान रखना परमाणु द्रव्यमान की तरह ही आणविक द्रव्यमान होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि O2 का 32 है, क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि O2 का एक अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 32 टाइम 32 गुना भारी है। ऑक्सीजन का एक अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 32 गुना भारी है। ये आणविक द्रव्यमान की बात हो गई। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आपको बताऊं यहां परमाणुीय द्रव्यमान का निर्धारण। देखिए, परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए अपन ड्यूलॉन्ग पेटिट विधि काम में लेंगे, और ये विधि ये कहती है कि परमाणुीय द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल लगभग 6.4 होता है। अब आप परमाणु द्रव्यमान निकालो, तो परमाणुीय द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 6.4 बटा विशिष्ट ऊष्मा। ये लो भाई, ठीक है। तो ये परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण हो गया। कल के वीडियो में अपन आणविक द्रव्यमान का निर्धारण पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार भाई।